नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से कार्य करेगी। आज करीब 9.5 वर्ष बाद नरेंद्र मोदी ये दावे के साथ कहने की स्थिति में हैं कि उनके लिए केवल एक जाति है और वो है गरीब। अगर इन 9.5 वर्षों का आकलन करें तो कभी भी नरेंद्र मोदी ये रोना लेके नहीं बैठे कि अगर जाति गणना हो जाए तब मैं बाकी लोगों का भला कर पाऊंगा, कभी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने सबका साथ सबका विकास करके दिखा दिया और गरीबों के प्रति उनकी सरकार ने जो समर्पित भाव से काम किया है उसको भी चरितार्थ किया है। 50 करोड़ से अधिक लोगों के जन धन खाते खोले गए, 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ कवर के अंतर्गत लाया गया, 11 करोड़ से अधिक शौचालय, 4 करोड़ से अधिक गरीबों के आवास। इसके अलावा करोड़ों की संख्या में जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं उनकी संख्या अलग है। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, अगर इन सब का अगर आकलन कर लिया जाए तो जो भी आज जातिवादी जनगणना का लिए बेकरार दिख रहे हैं उन सबको जवाब मिल जाएगा कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान क्या किया और नरेंद्र मोदी ने बिना किसी इस तरह के विवादों में पड़े हुए और सबका साथ सबका विकास करके दिखा दिया। और इन योजनाओं से आप आंकड़े निकाल लेंगे तो पता चलेगा इसमें कोई भेदभाव हुआ ही नहीं। उसमें हिंदू मुसलमान हों और जिनको आज विपक्षी दल जिनका रोना ले रहे हैं वो सब के सब लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। उसमें पिछड़ा समाज है, अगड़ा समाज है, अति पिछड़ा है, दलित हैं, अति दलित हैं, इन सबको लाभान्वित किया गया है। ये सरकार की इच्छा शक्ति हो तो कार्य इस प्रकार किया जा सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया अलायंस है, जरा इनकी किस प्रकार की नीतियों पर अमल कर रहे हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इनका अतीत किस प्रकार का रहा है इस पे समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। आज जाति गणना की दुहाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जब तक भाजपा में रहे तब तक ये सुशासन बाबू के रूप में उनकी प्रसिद्धि थी। जब से वो जनता दल के शरण में जाके मुख्यमंत्री बने हैं, एक बार पहले भी बने थे और छोड़ के उनको हटना पड़ा था। कुछ ही समय में वो दबाव में परेशान हो गए थे। उन्हें बताना चाहिए कैसे दबाव थे। आज फिर लग रहा है कि जो सुशासन बाबू के रूप में प्रसिद्ध हुआ करते थे आज एक जातिवादी राजनीति के एक मोहरा मात्र बन गए हैं। और बड़े जितनी भी नीतीश कुमार अगर अपने राजनीतिक जीवन की कोई भी उपलब्धि बताएंगे, कोई भी विकास कार्य का उल्लेख करेंगे तो वो केवल तभी हुए हैं जब वो भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, तब। उसके बाद उनके राजनीतिक जीवन में कुछ भी कहने को नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह आरजेडी ने उनको एक जातिवादी राजनीति का मोहरा मात्र बना के रख दिया। इस तरह वो उल्लेख कर रहे हैं जैसे जाति गणना करके पता नहीं कौन सा उन्होंने रहस्योद्घाटन कर दिया, कौन सा चमत्कार कर दिया। ये क्या बातें 15 वर्ष तक जब लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे क्या उनको पता नहीं था? उनको पता नहीं था कि दलितों की क्या स्थिति है, दलितों की क्या स्थिति है, अति पिछड़ों की क्या स्थिति है? तब तो उनकी जब सरकार सत्ता में होती थी तो घोषित रूप में वो कहते थे MY समीकरण, भूरा बाल साफ करो। ये चिंतन था उनकी। चिंतन में तो कहीं भी सवर्ण और अति पिछड़ा, दलित ये सब थे ही नहीं। पसमानदा मुसलमान कभी इनके चिंतन में था ही नहीं। और जिस जाति का नेता होने का दावा करते थे उसमें भी लाभान्वित होने वालों की संख्या भी गिनी जा सकती है। यानी पूरा समाज जो जिसका वो दावेदारी नेतृत्व का करते हैं उसमें भी गरीबों का कल्याण नहीं हुआ। आज ऐसे लोगों को जाति गणना
की आवश्यकता महसूस हो रही, उसको मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है 10 साल यूपीए की सरकार रही, जरा बता दे कि उसने गरीबों का कितना कल्याण कर दिया। जरा इस 9.5 वर्षों से तुलना करके देख लें। और ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ पे जो क्षेत्रीय दल हैं केवल जाति और मजहब के समीकरण से चल रहे हैं, और इन सब की सरकारों में एक जाति विशेष के कुछ लोगों को लाभान्वित करने का आरोप लगा है। इनको आप जाति गणना करा के दे देंगे, रिपोर्ट दे देंगे, तो क्या इनका नजरिया बदल जाएगा? जब ये सरकार में थे इनको किसने रोका था कि अति पिछड़ों का भला मत करो, सवर्णों का भला मत करो, दलितों और अति दलितों पर ध्यान मत दो? किसने रोका था? कि तब इसका मतलब आज जो ये मांग कर रहे हैं कि जाति गणना आ जाए, पूरी रिपोर्ट आ जाए, किसकी कितने जनसंख्या है उस हिसाब से तय करेंगे। इसका मतलब है कि जो लंबे समय तक ये लोग सत्ता में रहे तो ये खुद ही बताना चाहते हैं कि ये सभी वर्गों का कल्याण करने में विफल रहे। और पुरानी बात भी छोड़ दें, 15 वर्ष से अधिक हो गया ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल में, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। इनको भी बताना चाहिए कि कितना भला कर दिया लोगों का, गरीबों का, कितनी योजनाओं को क्रियान्वित कर लिया, कितने यहाँ के बेरोजगारी कम हो गई, महंगाई कितनी कम हो गई। तो इसका मतलब है कि इनका जो उद्देश्य है वही केवल अपनी समीकरण को जातिवादी राजनीति का चलाकर ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना चाहते हैं, और यही इनकी कठिनाई है। इंडिया अलायंस के नेता नरेंद्र मोदी को हटाना तो चाहते हैं, प्रजातंत्र है, उनको ऐसा प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी की। लेकिन मुद्दे क्या हैं? पहले बड़े सुनियोजित ढंग से रामचरितमानस को बिहार के एक मंत्री जो हैं आरजेडी का नेता है उसने हमला बोला। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव उससे बढ़कर आगे हमला बोलता है। फिर एनडीए अलायंस का एक बड़ा नेता सनातन के उन्मूलन की बात करता है। पहले ये मुद्दे उठाए गए, उस मुद्दे से छूटे तो उसके बाद से जाति गणना जनगणना का मुद्दा उठाया गया। यही मुद्दे बचे, यानी जाति मजहब इन सब पे फोकस करके ये जो चुनाव में मुद्दा बनाना चाहते हैं इसको, और इन्हें लगता है कि इस आधार पे नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन इनको अपने जो मुद्दे उठाए हैं इसमें अपने अतीत का भी जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने जो सरकार यूपीए की 10 वर्ष तक रही, आरजेडी की रही, उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की सरकारें रहीं, इन्होंने क्या किया और इन पे किस प्रकार के आरोप लगते थे, चाहे परिवार से संबंधित हो, चाहे जाति से संबंधित हो, चाहे तुष्टीकरण से संबंधित हो, और चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित हो। आज इनको कितनी विडंबना है देश की राजनीति की। ये अपनी एक प्रकार की विफलता स्वीकार कर रहे हैं कि हमको जब आंकड़े मिल जाएंगे और सत्ता में पहुंचेंगे तभी हम लोगों का विकास कर पाएंगे, तभी हम गरीबों का कल्याण कर पाएंगे। यानी एक समाज को विभाजित करने का एक प्रकार की राजनीति जो चल रही है। लेकिन ये समझना चाहिए कि आप जनता के बीच जब ये मुद्दे लेकर जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि जब सत्ता में थे तो क्यों जाति मजहब के समीकरण चल रहे थे, क्यों सब गरीबों के बारे में सोचा नहीं गया। जिन दलितों ने उत्तर प्रदेश में भी शोषण झेला है, किसकी सरकार थी? आरजेडी की सरकार में 15 वर्ष तक रही, उसमें दलितों की क्या स्थिति थी? कौन सुनने वाला था? अति पिछड़ों के बारे में कौन सुनने वाला था? इन बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। और जिस प्रकार की जनगणना रिपोर्ट आई है जिसपे नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लालू की इशारे पर जल्दीबाजी में सब काम हुआ। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि लालू जिसका चाहते थे उसको सबसे ज़्यादा संख्या दिखाई गई है। तमाम आरोप लग रहे हैं। ऐसे कई के कई भवन मोहल्ले तक सामने आ रहे हैं जिनके लोग कह रहे हैं उनसे जनगणना के लिए कोई पूछने ही नहीं आया था। ये किस प्रकार की देश को राजनीति में, जिस प्रकार की राजनीति में ढकेलने का काम हो रहा है।
निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि उनकी एक ही जाति है गरीब, और विगत 9.5 वर्षों में उन्होंने इस पर अमल भी किया है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में एक तरफ इंडिया अलायंस का ये जातिवादी समीकरण होगा और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का जो गरीब की जाति है, और जात के लिए उन्होंने जितना विगत 9.5 वर्षों में अभूतपूर्व काम किया है उतना 70 वर्षों में नहीं हुआ है। तो ये भी एक मतदाताओं के सामने बड़ी स्थिति स्पष्ट है और उसके आधार पर उनको निर्णय लेना भी आसान होगा।